नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। सजावटी मछली पालन के लिए मिलेगा अनुदान। फ्रूट कवर बैग के इस्तेमाल से फलों की क्वालिटी रहेगी बरकरार। 40 किलो तक शहद निकालने में कारगर है मधु निष्कर्षण यंत्र। राज्य में रंगीन सजावटी मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समग्र अलंकारी मत्स्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सजावटी मछली पालन करने पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के उद्देश्य से हाल ही के दिनों में मछली पालन का व्यवसाय बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। किसान भाई अपनी आमदनी दोगुनी करने के लिए इस व्यवसाय की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल पर पशुपालकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर बिहार को छोड़ दे तो राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे बचाव के लिए पशुपालक अपने पशुओं को शेड में रखें जिससे सूर्य की सीधी रोशनी उन तक न पहुंच सके और साथ ही उन्हें निश्चित मात्रा में हरा एवं सूखा चारा दे ताकि उनका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करे और दूध उत्पादन में वृद्धि हो। आम और लीची के फलों की क्वालिटी को बरकरार रखने एवं उन पर लगने वाले विभिन्न रोगों और कीटों से बचाव के लिए फ्रूट कवर बैग आजकल काफी प्रचलन में आ गया है। इससे बाजार में फलों के बढ़िया भाव मिलते हैं और साथ ही क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसे बाहर के देशों में निर्यात भी किया जा सकता है। विदेशों में निर्यात होने के लिए बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के आम और लीची की आवश्यकता होती है, लेकिन फलों में कालापन, फल मक्खी के कारण इसकी क्वालिटी काफी प्रभावित होती है। फ्रूट कवर बैग तकनीक काफी सस्ती और पूरी तरह सुरक्षित होती है। इसमें छोटी अवस्था में फलों को कवर बैग में लगे क्लिप की सहायता से ढक दिया जाता है। फ्रूट बैग की डिजाइन इस तरह की होती है कि इसमें फल कीटों और रोगों से सुरक्षित रहता है, जिससे फलों में चमक, गुणवत्ता, साइज और स्वाद भी अच्छा होता है, जिससे बागवान को बाजार में फलों का मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में खेती में किसानों के बीच मुनाफेदार पौधों की खेती का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। किसान बाजार मांग के अनुसार व्यावसायिक फसलों की खेती कर अधिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इन्हीं फसलों में एक फसल सर्पगंधा है, जिसकी खेती कर किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय गुणों के दृष्टिकोण से सर्पगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इससे कई तरह की दवाएं तैयार की जाती है। सर्पगंधा की प्रजातियां होती हैं, लेकिन सर्पगंधा की रॉबोल्फिया एवं सर्पेंटिना सिर्फ 2 ही प्रजाति प्रमुख है। रॉबोल्फिया टेट्राफाइल्स दूसरी प्रजाति है, जिसे औषधीय गुणों के रूप में उगाया जाता है। कृषि कार्य में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा देने के कारण किसान भाइयों का यह पसंदीदा व्यवसाय बन चुका है। लेकिन छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना। शहद निकालने की 1 यूनिट लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन हम आपको ऐसी एक मशीन के बारे में बताएंगे जो कम बजट में उपलब्ध होने के साथ साथ 30 से 40 किलो शहद निकालने में कारगर है। इस यंत्र का नाम है शहद निष्कर्षण यंत्र। मधुकोश छत्ते को शहद निष्कर्षण मशीन में रखकर इसे घुमाकर बारी बारी से पलटने के बाद दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस यंत्र के इस्तेमाल से मधुमक्खी पालक किसान भाई कम समय में ज्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बंधा गोभी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। बंधा गोभी की मांग बाजार में सालों भर बनी रहती है। सफलता की आज की कड़ी में पटना जिले के एक सफल किसान प्रेमचंद से, जिन्होंने 4 बीघे में बंधा गोभी की खेती की है। प्रेमचंद बताते हैं कि बंधा गोभी की खेती में लागत का 3 से 4 गुना मुनाफा अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रेमचंद अन्य सब्जियों की भी खेती करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर।
आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हरी एवं ताजा सब्जियों के भाव। नेनुआ 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 2600 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल और खीरा 1200 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे एवं कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत की तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ मंडी भाव, सफलता की नई कहानी और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, मूंग गर्मा एवं खरीफ की एक प्रमुख दलहनी फसल है और अगर बात करें खरीफ मूंग की तो इसकी खेती जून के अंत में की जाती है और अगर आप इसकी अच्छी पैदावार चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए। तो आइए आज इसी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। मूंग की बुआई, एक तो मूंग की बुआई के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप सभी अवगत हैं। खेतों के लिए तो काफ़ी अच्छा होता ही और साथ ही साथ हमारे जो पशुपालक किसान भाई बंधु हैं उनके लिए भी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि मूंग हरा चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मूंग की बुआई के क्या क्या फायदे हैं, मूंग बुआई से पूर्व बीज दर क्या होना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप शस्य वैज्ञानिक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला जो सवाल है कि मूंग के क्या क्या फायदे हैं? मैडम, मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि मूंग एक ऐसी फसल है जो किसान चारे के रूप में भी इस्तेमाल करता है और जब खेतों में लगाता है तो वह दलहनी फसल होने के नाते वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। यह औसतन 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है जो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद यदि किसान मूंग की फसल को तोड़ाई करने के बाद बाकी जो अवशेष बचते हैं अगर खेत में जोत देते हैं तो उससे कम से कम 1.5 टन जैविक पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है, जो इसके अतिरिक्त मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए मूंग की फसल किसानों के लिए वरदान है और उसे अपनी खेती में किसानों को शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इसी बहाने हमारे जो किसान हैं वो अवगत भी हो रहे हैं कि मूंग की अगर आप बुआई करते हैं तो जैविक खाद के रूप में भी मूंग काम आता है। अपने फायदे की बात की डॉक्टर साहब, एक जो जरूरी बात है कि मूंग की बुआई के पूर्व बहुत सी खेत तैयारी करनी पड़ती, खेतों की क्या तैयारी होगी? देखिए मैडम, मूंग की खेत की तैयारी तो बहुत ही आवश्यक है। बीज इसका छोटा होता है तो बुआई से पहले मिट्टी को बहुत ही भुरभुरा बना लेना चाहिए, जिसके लिए किसानों को 1-2 बार कल्टीवेटर से या अगर वो पहले से अपने खेतों में खेती किए हुए हैं तो एक बार रोटावेटर से जुताई कर दें तो खेत की तैयारी अच्छी हो जाती है और उसमें मूंग की बुआई सफलतापूर्वक की जा सकती है। जब मूंग की बुआई करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हों तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि खेत में जिसमें वो मूंग बोने जा रहे हैं पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। यदि किसान खरीफ में मूंग की बुआई करते हैं तो कम से कम 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर मूंग के बीज की ज़रूरत होती है। इसी कड़ी में मैं बता देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि मूंग की बुआई से पूर्व वह बीज को ज़रूर से ज़रूर उपचारित करें, क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जो बुआई के तुरंत बाद जब पौधा जमता है तो तुरंत उनका प्रकोप क्षेत्र में दिखता है। तो सर्वप्रथम किसान बीज को 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से थीरम अथवा कैप्टान जो भी मार्केट में उपलब्ध है उससे बीज को उपचारित करें और संभव हो तो 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे मूंग का जो फसल है वो जमने के तुरंत बाद फंगस जो होते हैं फफूंद उससे पौधों को बचाता है।
और किसान भाइयों को मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मूंग चूँकि दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर से भी उसे जो है उपचारित करना चाहिए। अब राइजोबियम कल्चर पाउडर फार्म के रूप में भी आता है और लिक्विड फार्म में भी आता है। अब जैसा भी उपलब्ध हो किसान भाइयों उसको अपने हिसाब से प्रयोग करें। यदि पाउडर फार्म में है तो 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर का पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, और यदि राइजोबियम आपका लिक्विड फार्म में है तो 250 ml जो है राइजोबियम कल्चर आपके 25 से 30 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। चाहे आप खरीफ में इसकी बुआई करें तो बीज दर कम रहेगा, और गर्मा में अगर बुआई करते हैं किसान भाई तो 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है। तो आप राइजोबियम का चाहे वो लिक्विड से ट्रीटमेंट करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र से, या पाउडर फार्म में जो कल्चर है उससे करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूरी है और इसे करना चाहिए। आपने बीज उपचार के विषय में बता दिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हमारे किसान भाई इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि मूंग की बुआई से पूर्व बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो एक सवाल है कि खरीफ की बुआई हो रही है, सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए और कितने समय कितने अंतराल पर सिंचाई करनी होगी? ज़रूर, पानी मूंग की फसल के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जब हम खरीफ के मौसम में मूंग की खेती करते हैं तो चूँकि बरसात रेगुलर होता रहता है इसलिए मूंग की फसल में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जल निकास यदि आवश्यकता से ज़्यादा पानी बरस जाता है तो ज़्यादा पानी जो खेत में भर जाता है वो फसल के लिए नुकसानदायक होता है, उसको अपने खेतों से ज़रूर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मूंग सूख जाएगा। यानी जल निकासी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो निश्चित ही तौर पर अनचाहे फसल और भी आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ खरपतवार की। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे हमारे किसान भाई? ऐसे कंडीशन में किसान भाई यदि मैनुअली खुरपी से या हैंड हो से अगर खरपतवार का जो है नियंत्रण करते हैं तो अच्छा है, लेकिन श्रमिकों के अभाव में हम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वह पेंडिमिथलिन दवाई मार्केट में उपलब्ध है। पेंडिमिथलिन मार्केट में दवा उपलब्ध है। यह इसकी मात्रा 3.3 kg प्रति हेक्टेयर या पेंडिमिथलिन का 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में डालें। अच्छा, डालना कब है इस पर फोकस देना चाहूँगा किसान भाइयों, इसे ध्यान से सुने कि जब हम पेंडिमिथलिन का उपयोग करें तो मूंग की बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमिथलिन का उपयोग खेत में कर देना चाहिए। मतलब मूंग की बुआई करते ही 24 घंटे के अंदर ही पेंडिमिथलिन का उपयोग कर देना चाहिए। इससे जो हमारे वार्षिक एनुअल खरपतवार हैं वो जमने से वंचित रह जाते हैं, और शुरुआत में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 20 से 25 दिन खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए, तो ऐसा करने से जब हम पेंडिमिथलिन का उपयोग करते हैं तो शुरुआत में 20 से 25 दिन खरपतवार नहीं जमते हैं और मूंग की फसल तब तक अच्छी हो जाती है और दूसरे खरपतवार को फिर वह उगने का मौका नहीं देता है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद है कि किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। मेरा चलते चलते एक सवाल और है आपसे कि ऐसे कौन से प्रभेद को अपनाएं कि अधिक से अधिक उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिले? ज़रूर मैडम, ये MS 421 ये वैरायटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से रिलीज़ की गई है। यह पीली धब्बी जिसको येलो वेन मोज़ेक वायरस कहते हैं, इसके प्रति रेसिस्टेंस भी है। और हमारे बिहार में दूसरी जो वैरायटीज़ हैं जैसे विराट है, शिखा है, यह बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और इनका उत्पादन भी अच्छा है। लेकिन इसके अतिरिक्त पंतनगर विश्वविद्यालय से रिलीज़ की गई वैरायटी जैसे पंतमूग 4, पंतमूग 5 और पंतमूग 6, यह भी अच्छा उत्पादन करते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो राज्य के अन्नदाता किसान भाई बंधु हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का वो लाभ उठाएंगे और अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। सर, बहुत बहुत आभार आपका। तो किसान भाइयों, अभी आपने मूंग की वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मियों में हमें अपने पशुओं को रख रखाव के अलावा उनके आहार का भी विशेष ध्यान देना होता है।
तो कैसे करें गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ संजय कुमार से। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाई, यूँ तो गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पशुओं का हम खास ख्याल रखें, उनकी आहार व्यवस्था समयानुकूल हो। तो क्या है आहार प्रबंधन पशुओं के लिए? इसके लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार, पशु पोषण विभाग, पशु महाचिकित्सा महाविद्यालय पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पशुपालक किसान भाइयों को यह बताइए कि गर्मियों के दिनों में पशुओं को क्या क्या आहार देना चाहिए? हाँ, किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम जो है बहुत तेज़ चल रहा है और टेम्परेचर जो है बहुत हाई चल रहा है। इसके लिए जो है आपको बैलेंस डाइट जो है आप जानवरों को खिलाएंगे, तभी आपका जानवरों का जो है दूध प्रोडक्शन वो आपका मेंटेन रहेगा। इसके लिए जो है सबसे प्रथम हम ये जानते हैं कि हम उसको जो है बेसिक डाइट क्या देते हैं। बेसिक डाइट अगर आप जानते हैं देना, तो आप जो है वो उसको गर्मियों के दिनों में भी जो है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक जानवर को जो है कम से कम जो है, अगर आपका गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो 1 से 1.5 किलो जो है उसको मेंटेनेंस डाइट देना चाहिए, और 15 से 20 किलो जो है उसको हरा चारा देना चाहिए, और 4 से 6 किलो जो है सूखा चारा देना चाहिए। अगर ये मात्रा आप देते हैं, ऐसे जानवर जो दूध नहीं दे रही है, तो वो आपका जानवर जो है वो मेंटेन रहेगा, गर्मियों के दिनों में भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर आपके पास दुधारू पशु है, जैसे 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो उसको जो है कम से कम जो है 5 किलो जो है दाना देना चाहिए, और उसके बाद 15 से 20 किलो हरा चारा देना चाहिए, और 5 से 7 किलो जो है सूखा चारा देना चाहिए। और दूसरी बात जो है 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है दुधारू पशुओं को देना ना भूलें। अगर इतना आप देते हैं तो गर्मियों के दिनों में जो है कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। दूसरी बात है कि गर्मी का दिन है तो आप उसको प्रचुर मात्रा में जो है पानी पिलाएं। पानी पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है आप डाइट उसको दें, ताकि दुधारू पशुओं को अलग दें और जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको अलग दें, तो गर्मियों के दिनों में उनको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि पशुओं में गर्मियों के दिनों में पानी का बहुत ही महत्व है, पानी प्रचुर मात्रा में दिया जाए, खासकर आहार के साथ साथ पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। और क्या क्या तरीके हैं पशुओं को स्वास्थ्य आहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसको कैसे दूर किया जाए, पानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और क्या पानी में कुछ मिलाकर दे जो उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे? आप जो है गर्मियों के दिन में जो है आप जो है पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी का विशेष ध्यान का मतलब है कि कम से कम 50 लीटर पानी जो है उसको पीने के लिए दें, और साफ़ सफाई के लिए, धोने के लिए, गोबर की सफाई के लिए टोटल मिला के 200 लीटर पानी की ज़रूरत होता है, जिसमें 50 लीटर जो है पीने का पानी होना चाहिए, और पानी जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात है, पानी के अलावा जो है आहार तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा जो है आवास पे भी ध्यान देना है। आवास का मतलब कि हवादार होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो जूट का जो है बोरा भिंगा करके ओढ़ाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपके पास फैसिलिटी है, आप पैसे वाले किसान हैं, तो कूलर का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था, और अगर बहुत बड़ा फार्म है आपका तो आप फव्वारे भी जो है लगा सकते हैं। इस तरह से जो है पानी के अलावा जो है किसानों भाई आपको जो है आहार संबंधी बातों पे भी ध्यान देना होगा, और मैनेजमेंट मतलब हाउसिंग जो जिसको घर बोलते हैं जानवरों के लिए, उस पर भी ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक किसान भाइयों को यह बताइए कि आहार में भी कई ऐसे आहार होते हैं जो पशुओं के शरीर में पानी को कमी को दूर करते हैं। हाँ किसान भाई, इसके लिए सबसे प्रथम बात ये है कि आपको जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं खिलाना है। जैसे दाना खिलाने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि दाना खिला करके हम दूध ले लें, तो उससे क्या है कि आपको पेट का प्रॉब्लम जो है जानवरों में बहुत आएगा। आप चाहते हैं कि सूखा चारा खिला करके हम दूध ले लें, तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जो है पानी के स्रोत के रूप में जो है सबसे पहले फोडर खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोडर में जो होता है वो 70 से 80% इवन किसी फोडर में 80 से 85% तक की पानी होती है।
तो वो पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरी बात है कि जो जानवर का पेट होता है उसमें जो डाइजेशन होता है, उसमें अगर सारे फीड आप डालेंगे तभी बढ़िया से डाइजेशन होता है, कि उसमें बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है हरा चारा पे काम करता है, कुछ बैक्टीरिया सूखा चारा पे काम करता है, कुछ बैक्टीरिया दाना पे काम करता है। तो आप जो है हमेशा संतुलित आहार दें। और पानी के स्रोत के रूप में जहाँ तक सवाल है, तो आप हरा चारा जो है भरपूर मात्रा में खिलाएं और एक जानवर को कम से कम 15 से 20 किलो जो है हरा चारा अवश्य खिलाएं। इस तरह से जो है गर्मियों में जो है आप जानवरों को जो है आप चारा के द्वारा, पानी के द्वारा मेंटेन रख सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे हम गाय का दूध या किसी भी जानवर का दूध ले रहे होते हैं तो गर्मियों के दिनों में उसके स्वाद में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। यही वजह होती है कि खान पान जो है बेहद असर करता है पशुओं के स्वास्थ्य पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे पशुपालक किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आप हमारे किसान भाई को कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गर्मियों के दिन में सबसे पहले पानी तो एकदम समुचित मात्रा में पिलाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी देना चाहिए। 50 लीटर जो है पानी उसको पीने के लिए रखें। दूसरी बात है, एक जानवर को जो है 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 से 7 किलो सूखा चारा, और जो है अगर मान लिया आपका दूध 10 लीटर दे रहा है तो 5 किलो दाना उसको देना ना भूलें। और इन सब बातों से सबसे ज़्यादा विशेष बात है कि खनिज लवण, जिसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, उसको दुधारू पशुओं को 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दीजिए। आपका जानवर हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे पशुपालक किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको कृषि की मौसम अनुकूल कुछ नवीनतम जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी आपकी कृषि में उन्नति में मददगार साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहलो छै एकटा नया रंग रूप में।